हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, नथिंग हैपन्स बाय चांस। मतलब इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता। बाय फेट, आपके नसीब, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या नसीब में आपके है। फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे अपना नसीब बनाते हैं, और वो आप अपना नसीब बना सकते हैं अपने एक्शन से। जैसा आप कर्म करते हैं उससे आप अपना नसीब, अगर बुरा है, बहुत बार बोलते हैं कि ये नसीब आपका ख़राब है, आप अपने एक्शन से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से उसे बेहतर कर सकते हैं, और लाइफ में हर वो चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मोटिवेशनल कोट। और अब चलता हूँ, आपको दे देता हूँ कोरोना अपडेट। वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल, तो लगभग 2,77,38,708 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे लगभग 9 लाख के आसपास लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उसके बाद रिकवर्ड केसेस देखेंगे अगर आप, तो आप लगभग ये अब 2 करोड़ आंकड़ा पहुंचने वाला है। लगभग 1,98,31,993 केस टोटल हो चुके हैं। टॉप कंट्रीज अगर देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। वहीं अगर इंडिया के आप केसेस देखेंगे तो ये टोटल इस समय लगभग 43,70,128 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आ चुके हैं। और जो सबसे आप बोल सकते हैं सबसे बुरी बात हमारे देश के लिए वो ये कि अब हमारे देश में हर रोज़ 1 लाख पेशेंट्स आ रहे हैं। आज की डेट में लगभग 1 लाख पेशेंट्स क्रॉस कर गए हैं 24 घंटे के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कोरोना वायरस कितनी ब्रूटली हमारे देश में इम्पैक्ट कर रहा है और हमारे देश के लोगों की जान ले रहा है। सबसे पहले अगर आप इसमें एक और गंभीर चीज़ देखेंगे, वो ये कि लगभग 73,923 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो लगभग 33,98,000 के आसपास लोग रिकवर कर गए हैं। बस यही एक अच्छा, एक पॉजिटिव साइन आप बोल सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग सही से की जा रही है और टेस्टिंग के बाद जो ज़्यादा पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये था कोरोना अपडेट। यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली फूड प्राइस इंडेक्स की, जो कि आपके जीएस मेंस 3 का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आइए समझते हैं क्या है फूड प्राइस इंडेक्स। देखिए, नॉर्मली जो भी आप घर में सब्जी खरीदते हैं, जो भी आप घर में कुछ भी खाने का सामान, दूध का हो गया, दही हो गया, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गई, जो भी चीज़ आप खाने का आइटम जो खरीदते हैं, उसका जब वो महंगाई उसकी बढ़ती है, जब जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी बार जो सब्जियां जो आती थी वो काफ़ी सस्ती हो गई थी, उनके प्राइस काफ़ी लो थे। आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, ये सभी प्राइस जो थे इनके काफ़ी लो में। क्यों क्यों थे ये? क्योंकि इनकी डिमांड कम थी, मार्केट में डिमांड नहीं थी। जो लोकल प्रोड्यूस कर रहे थे जो किसान, वही वापस शहर में जाके बेच रहे थे, और जो उनका एक्सेस माल था वो सड़ा जा रहा था। तो वो यही सोच रहे थे, यार जो इसका पैसा है वही एटलीस्ट मिल जाए, क्योंकि ये सब ऐसे आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। आप सोचिए, टमाटर आप कितने दिन रोक सकते हैं? थोड़े दिन, अगर आपने 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रोक लिया, सड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिस वजह से किसानों को सस्ते दामों पे बेचना पड़ता है। लेकिन अब जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये जो बेसिकली डिमांड है अब वो बढ़ती जा रही है। अभी यूएन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसमें बोला है कि ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ रही है, और अब जो है प्रोडक्ट, आपको खाने वाले आइटम जो है ये महंगे होते हुए नजर आएंगे। इससे बेसिकली दो चीज़ें इंडिकेट होती हैं, दो चीज़ें पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले डिमांड की रिकवरी हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो डिमांड की जो कमी देखी गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, अब वो डिमांड जो है वो अपने रास्ते में आ रही है। लोग जो है, अब महाराष्ट्र से भी प्याज आ रहा है। ये समझ लीजिए आप, जो संतरा है वो भी इंट्रा जो इंटर स्टेट जो एक्सपोर्ट है, इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है वो सब चल रहा है, जिस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं फिर से रिज्यूम हो रही है। और जो ये डिमांड और जो सप्लाई का जो ग्राफ है ना, ये फिर से चल पड़ा है, जिस वजह से इकोनॉमी बढ़ी है, और जो इन्फ्लेशन है, जो चीज़ें हैं वो फिर से महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप इस चीज़ के बारे में समझिए। और दूसरा कारण जो है, इससे ये पता चलता है कि ये वीक डॉलर, मतलब जो वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे जो डॉलर है, डॉलर की जो कीमत है वो नीचे जा रही है। रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है। इससे क्या मतलब होता है
कि जो जब आप देखेंगे डॉलर जो है वीक होता है, तब जो भी फूड आइटम्स हो गए या दूसरे जो भी चीज़ आप देखेंगे, वो चीज़ें जो है महंगी होती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि वर्ल्ड में आप देखेंगे ग्लोबल ट्रेड किस पे होता है, डॉलर्स में होता है। ईरान को लेना हो हमसे क्रूड ऑयल, अगर ईरान हमको क्रूड ऑयल देता है तो हम ईरान को पैसे किस चीज़ में देंगे, हम उसको इंटरनेशनल करेंसी बोलते हैं, दैट इज़ डॉलर। डॉलर में हम पे करते हैं, तो डॉलर अगर कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। तो यही बोला जा रहा है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि फूड इन्फ्लेशन की वजह से क्या कुछ बेसिकली आपको इसके इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डिमांड रिकवरी देखने को मिलेगी, वीक डॉलर देखने को मिलेगा, जो उसके बाद जो किसानों का फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन देके कंफ्यूज भी किया जा सकता है, कुछ गलत ऑप्शन देके। तो ये बिल्कुल एक क्लियर परसेप्शन ऑफ माइंड रखिए कि आपको क्या पूछा जा रहा है और आप क्या बता रहे हैं। फिर ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे आप देखिए, जो फूड प्राइस इंडेक्स है बेसिकली लॉकडाउन्स में जो आपने देखा कि जो टाइट सप्लाई की जो टाइटनेस थी वो अब रिज्यूम हो गई है, और जिसकी वजह से जो मास कमोडिटीज़ जैसे कि पाम ऑयल हो गया, शुगर, राइस हो गया, ये सब जो स्किम्ड मिल्क पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जिस वजह से इनका प्राइस जो है वो उसी अपने लेवल पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए तो अच्छी खबर है, जो इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, जो सब्जी बो रहा है, जो आप सोचिए जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो मिल्क पाउडर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए तो ये अच्छी खबर हुई ना। तो यही चीज़ बोली गई है कि किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन आप ये देखेंगे, अगर प्रोलॉन्ग जो पीरियड तक ये जो लो प्रोड्यूसर जो रियलाइजेशंस हैं, ये इसका रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट हुआ है कि कोविड-19 जो पैंडमिक के टाइम पे इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। तो अब ये टाइम है कि वो इससे भरपाई भी कर पाएंगे, और जब भरपाई होगी तो उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब वो सरप्लस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सरकार उन्हें सब्सिडी देगी, अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे। अगर आप देखेंगे ड्राई वेदर जो मिड वेस्ट, यूएस मिड वेस्ट में देखने को मिला, अर्जेंटीना में, फ्रांस में, ये सब जो है आपको बेसिकली साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, ये अमेरिका वाला हिस्सा, यहाँ पे और यहाँ की बात की जा रही है। उसके बाद जो इसमें फोरकास्ट किया गया कि ला नीना जो इवेंट है, इसकी वजह से बेसिकली जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे आने वाले टाइम में जो सूखे की स्थिति है वो पैदा हो सकती है, जिससे कि जो सप्लाई की अनसर्टेनिटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं, मतलब चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो ला नीना जो वर्ड है ये एक जोग्राफिकल टर्म है। इसे बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देखिए, ये ला नीना में बेसिकली आप क्या देखेंगे, जो ट्रॉपिकल बेसिकली जो वेस्ट कोस्ट है जो साउथ अमेरिका वाला, ये जो पानी है यहाँ का, जो ओशियन वाटर है, ये ठंडा होने लगता है। और जो ये ऑस्ट्रेलिया और ये वाला जो एरिया है, ये पैसिफिक कोस्ट में ये गर्म होता है। तो ये इस वजह से जो इनकी पूरी जो गर्म जो मतलब ठंडा पानी है वो गर्म की तरफ जाता है, और गर्म पानी जो ठंडे की तरफ आता है, इसकी वजह से जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है यहाँ पे कम बारिश होती हुई नज़र आती है, जिस वजह से यहाँ पे जब बारिश कम होती है तो फिर खेती पे असर पड़ता है, और जब खेती पे असर पड़ता है तो यही होता है, फूड प्राइस जो होते हैं वो महंगे होते हुए नज़र आते हैं। तो ये ला नीना था इंडिया के लिए। हालांकि अगर आप को मैं बताऊं, इंडिया के लिए ला नीना एक अच्छा, इट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि ला नीना का जो इंडिया पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इंडिया में मानसून जो है वो नॉर्मल ही रहता है ला नीना के टाइम पे, और अच्छा भी मानसून देखा जाता है। इंडिया के लिए क्या दिक्कत होती है, जब अल नीनो होता है, ELNINO, तो अल नीना के इवेंट में इंडिया को आप समझ सकते हैं कि मानसून जो है वो ख़राब रहता है, मानसून अच्छा नहीं रहता, जिस वजह से इंडिया के फार्मर्स को नुकसान होता है। तो ये मैंने आपको बताया ला नीना के बारे में। उसके बाद लेकिन आप यहाँ पे देखिए, सप्लाई साइड की बात की जा रही है। सप्लाई साइड जो है मे स्टिल बी आउटवेटेड बाय कंसर्न्स अबाउट डिमांड एंड द नियर टर्म। मतलब सप्लाई साइड क्या, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका की बात कर रहे थे। साउथ अमेरिका में मान लीजिए गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो जो गेहूं की पैदावार है वो कम हुई, और कम होने की वजह से जो इसकी ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ता है। जब मान लीजिए कोई अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे
गेहूं जाता है तो जब प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ तो ये महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट महंगा बेचेंगे तो इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पे भी और अफ्रीका में भी। यहाँ पे कम दिखेगा लेकिन दिखेगा दोनों जगह पे, अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों में। तो ये एक इसके बारे में आइडिया रखिए। और एक इसमें ज़रूरत बात की जा रही है कि एक डेलिकेट बैलेंस बना रहना चाहिए कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन में कमी आ रही उसके बीच में कहीं ऐसा नहीं हाई फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन आज की डेट में है आलू 5 रुपए किलो, कल को हो जाए 50 रुपए किलो, तो इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है। फिर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इंडिया की बात की जा रही है, क्या बोल रहे हैं इंडिया में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो बेसिकली जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है फूड इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी हाई चल रहा था। मतलब अगर आप देखेंगे लॉकडाउन के पहले भी जो हमारा फूड इन्फ्लेशन था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। इंडिया में सब्जियां और खाने का जो आइटम था वो महंगा चल ही रहा था, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से ही हमारी इकॉनमी नहीं गिरी है। कोविड-19 के पहले भी हमारी इकॉनमी ऑल टाइम मतलब लो पे तो नहीं चल रही थी, लेकिन लो पे ज़रूर चल रही थी। तो ये चीज़ आप आइडिया रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो फूड आइटम्स है इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो 45.86% जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स में। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स क्या होती है, ऑल इंडिया कंज्यूमर मतलब जो भी नॉर्मल लोग जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और उसी की जो इंडेक्स होती है बेसिकली उसी को बोलते हैं आप ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स। इसी के हिसाब से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कैलकुलेट करी जाती है। तो ये आपने इकॉनमी में पढ़ा होगा। थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे देश में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है 4+-2, मतलब इन्फ्लेशन जो है 2 से 6 के बीच में ही रहनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे भी बोली जा रही है, सेंट्रल बैंक जो है 2% कंफर्ट लेवल पे रखने के लिए ये सब चीज़ें मैनेज करने की चलती है। और वहीं गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जो है अपनी फिस्कल पॉलिसी से महंगाई को काबू में रखती है। तो ये आप आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे जो इसकी पॉजिटिव साइड बोली जा रही है कि जो रुपया है हमारे देश का वो अप्रिशिएट हुआ है, मतलब डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया है मजबूत हुआ है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है हमारे जो रुपया का अप्रिशिएशन है उसकी के ऊपर। तो ये आप बोल सकते हैं इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है कि हम एक आरबीआई को एक हेल्प कर सकें कि वो जो हमारे देश की जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं अच्छे से मॉनिटर और कंट्रोल करके चल सके, जो इन्फ्लेशनरी मेजर्स हैं उनको जो है काउंटर कर सके आसानी से। जो आप देखेंगे जो बम्पर खारिफ क्रॉप हमारे देश में हुई, अब खारिफ क्रॉप क्या होती है ये देखिए यहाँ पे, ये है बेसिकली खारिफ क्रॉप। जो राइस हो गया, कॉर्न हो गया मतलब जो भुट्टा आप बोलते हैं, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया। बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है पीसीएस में, यूपीएससी में आपको कंफ्यूज करवा देते हैं ऐसे खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में जायद क्रॉप भी आती है। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है बेसिकली, जब मॉनसून आने के टाइम पे जो क्रॉप बोई जाती है दैट इज व्हाट यू कॉल खरीफ क्रॉप। मतलब आपने देखा होगा चावल की जो पैदावार होती है वो कब होती है, जब मानसून आता है तभी चावल लगाए जाते हैं। बोला जाता है ना कि भैया बारिश बहुत अच्छी हो रही है, चावल अच्छा होगा, तो यही है मतलब इसका। उसके बाद अगर आप रबी क्रॉप देखेंगे तो जैसे गेहूं है, जब मानसून सीजन खत्म हो जाएगा, मानसून सीजन के खत्म होने के बाद में जब रबी फसल जो है वो खरीफ की फसल जो है तैयार हो जाएगी, पूरा चावल अच्छे से तैयार हो जाएगा, इसको निकालने के बाद मतलब आप सोच सकते हैं कि लगभग दिवाली के बाद आप बोल सकते हैं ये जो है, इसके बाद गेहूं उगाया जाता है जो जिसके लिए ठंडा मौसम चाहिए होता है। तो ठंड में बोलते हैं ना गेहूं उगाया जा रहा है भैया, तो ये चीज़ है, इस बारे में आप आइडिया रखिएगा खारिफ क्रॉप्स के बारे में। उसके बाद रबी क्रॉप मैंने आपको बताई गेहूं का। उसके बाद जैद क्रॉप क्या होती है, खारिफ और जो रबी के बीच की जो फसल होती है उसको बेसिकली आप बोलते हैं जैद। इसमें क्या होता है आपने देखा होगा खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आती हैं जायद क्रॉप में, आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि जो ला नीना है वो हमारे किसानों के लिए अच्छा है और इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे जो रबी सीज़न में। तो ये इससे जो है हमारा मानसून अच्छा रहेगा
जो स्प्रिंग वाला जो बेसिकली जो विंटर जिसे आप रेनफॉल बोलते हैं, विंटर स्प्रिंग, ये काफ़ी ज़्यादा जो है मेंटेन रख के चलेंगे, जिस वजह से ला नीना जो है हमारे किसानों पे ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। अभी करंटली अगर आप देखेंगे जो सबसे अच्छा सेक्टर कोविड 19 में जिस सेक्टर ने सबसे अच्छा हमारे देश में परफॉर्म किया है, तो वो वही है जिसे आप सबसे नालायक समझते थे। और कौन है वो? दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और यही एक सेक्टर है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, बाकी सब नेगेटिव में है। फिर आप काउंट करिए, चाहे कोर सेक्टर हो, चाहे फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विसेज सेक्टर, हर जगह आपको नेगेटिविटी देखेगी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। यही सब मैं फूड की बात कर रहा था, जो अब इनके प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ बात की जा रही है डॉक्टर कफील खान की। इन्होंने जो यूपी गवर्नमेंट के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे, जिस समय आपने देखा होगा, याद होगा अगर, गोरखपुर में एंसेफ्लाइटिस के बहुत सारे केसेस आ रहे थे, जब बच्चों को ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी जो सरकारी अस्पतालों में वो नहीं थी, तो इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से मंगा के काफ़ी बार बच्चों की जान बचाई, काफ़ी वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अरेंज किया और फिर बच्चों की जान बचाई। और उसके बाद लोगों को ये बताया इन्होंने कि कैसे सरकार की नाकामी की वजह से काफ़ी सारे बच्चों की जान जा रही है। और हमारे देश की यूपी गवर्नमेंट में जो इस समय मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका ही बेसिकली जो गोरखपुर वाला एरिया आता है वो इससे ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। और उनकी किरकिरी हुई जिस वजह से इनके ऊपर एनएसए एक्ट लगा दिया गया। ये जेल में रहे, लगभग 8 से 7 महीने के आसपास ये जेल में रह के अभी आए हैं। और जो बेसिकली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने अभी डिसीजन दिया कि इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी जो कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करे। तो आप सोचिए, क्लीन चिट दे दी एक तरीके से, और सरकार को फटकार भी लगाई कि आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालने से बचना चाहिए और अपनी नाकामियों पे काम करना चाहिए। वही बोला जा रहा है कि जो इन्होंने काम किया है इससे सबक लेना चाहिए। और जो बेसिकली आप देखेंगे ये कफील खान के बारे में था। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आप बताऊं आपको, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली 1980 का एक एक्ट है जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने प्रमलगेट किया था 23 सितंबर 1980 के आसपास। इस एक्ट में जो है आप पूरे इंडिया को परव्यू में लिया जाता है, हर स्टेट इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकता है। 18 बेसिकली सेक्शंस रखे गए हैं जिनके तहत इस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पर्सन को जेल में डाले और प्रिवेंट करे कि वो किसी भी तरीके से हमारे देश की सिक्योरिटी और जो रिलेशंस है हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ है, इन सब की एक अवेलेबिलिटी बनी रहे, इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। और जब भी इस पर कुछ इम्पैक्ट पड़े तो डायरेक्टली एनएसए लगा के आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आइडिया रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये एक्ट जो है पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो किसी भी विदेशी नागरिक जो कि हमारे देश में रह रहा है उसको भी जो है इस पे एनएसए एक्ट लगाया जा सकता है और उसको फिर जो है उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्ट को बेसिकली पास किया गया था 1980 के टाइम, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे इसे पास किया गया था। बेसिकली इसे जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के बाद कई बार ऐसी जो कंडीशंस बन जाती थी कि एक गतिरोध पैदा हो जाता था अलग अलग ऑपोजिशन के द्वारा, जिसमें पूरे देश में दंगे भड़क जाते थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन अब कई बार इसका जो है मिसयूज़ देखने को मिलता है अलग अलग जर्नलिस्ट पे, अलग अलग जो आम लोग हैं जो सरकार के खिलाफ क्रिटिकल वे में बोलते हैं उनके ऊपर इसका कई बार इसका दुरुपयोग देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है डाउन टू अर्थ गवर्नमेंट जो है आज के समय में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे है लोकल गवर्नमेंट बेसिकली इसमें आती है पंचायती सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। इसे बेसिकली 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत राजीव गांधी की सरकार में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब बोला क्या जा रहा है वो समझिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए, मतलब लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस है उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो इससे आप देखेंगे जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और डीप रूटेड किया जा सकता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट जो है
जो है रिजल्ट पार्लियामेंट टू द पीपल्स विल रिजल्ट ऑफ रिमार्केबल मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स रिच मिडिल क्लास और पुअर कमिंग टुगेदर टू टेक पॉलिटिक्स बैक फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड टू डिमांड पार्लियामेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन्स। मतलब पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरकार जो है, पार्लियामेंट जो है वो जवाबदेह है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो आप जवाब भी लोगों को ही देंगे। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि नेशनल अटेंशन जो है वो चाहिए, कि जैसे कि आप देखेंगे जो गवर्नेंस का इस समय वीकनेस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आप देखेंगे सीबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, सीवीसी हो गया, सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कहीं ना कहीं जो सरकार के हस्तक्षेप की वजह से जो वीक होती जा रही हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे जो चाइना से जो हमें थ्रेट मिल रहा है नेशनल बॉर्डर्स पे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत और मतलब परेशानी की स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना हमारे देश में बार बार घुस के हमारी जो सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, उसको कहीं ना कहीं दखल अंदाजी जो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है गलत है। ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि कोविड-19, इसको कैसे टैकल करना है, तो ये सब आप देखेंगे दिस इज़ नेशंस अटेंशन, मतलब कैसे हमारे देश की केंद्र सरकार को इन चीज़ों को टैकल करना है वो बताया जा रहा है। और जो सिंगल पॉइंट इसकी डिमांड है, जैसे कि अन्ना मूवमेंट के समय में देखने को मिला कि इंस्टीट्यूशन जैसे कि जन लोकपाल लाया गया, और जो लोकायुक्त आप बोलते हैं, लोकपाल जो बोलते हैं, जिसमें जहां यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी करप्शन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लोकपाल जो है उसको इतना मजबूत बनाने की बात की गई थी अन्ना हजारे जी के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो नहीं सका। आप देखिए हमारे देश में जो लोकपाल है वो आ गया है, लोकायुक्त भी है, लेकिन उसके जो करप्शन के जो है वो करप्शन कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा है। आज की डेट में भी आप देखेंगे वो करप्शन जो है वो उसी लेवल पे हो रहा है जैसा पहले होता था। तो सरकार को चाहिए कि वो ध्यान दे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की बात करी जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कि जो पावर है जो लोकल लोगों को देने की बात की जा रही है, लोकल लेवल पे देने की बात की जा रही है। मतलब ये प्रधान हो गया, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो चेयरमैन्स होते हैं, इन सबको आप पावर देंगे तो वो बेसिकली समझ पाएंगे कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम क्या है। लोकल लेवल में किसी गली में कहाँ पे रोड नहीं बनी है, कहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, कहाँ पे पानी नहीं आ रहा, कहाँ पे नाली साफ़ नहीं है, कहाँ पे कुछ जो दिक्कतें हैं वो लोकल लेवल पे अगर एड्रेस करी जाएंगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक बेटर गवर्नेंस इंश्योर करी जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज जो है इसको भी बोला जा रहा है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हुई है, क्योंकि जो फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेसमैन है उनके द्वारा जो है इलेक्शंस में पैसा फूका जाता है, और उसके बाद जब वो इलेक्शन जीतने के बाद जो भी मंत्री, जो भी पॉलिटिशियन होता है उससे फ़ायदा लेने की बात की जाती है। मनी काफ़ी ज़्यादा, पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इलेक्शन को जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है कि कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं किसी चुनाव में। उसके बाद जो जिस तरीके से लोगों को वोट के लिए पैसा दिया जाता है, उनको 500 रुपए के नोट अखबारों में दिए जाते हैं, उसके बाद दारू पिलाई जाती है, शराब पिलाई जाती है, नशे कराए जाते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके वो इन्फ्लुएंस होके वो वोट दे दें। कम्युनिकेशन जो सिटीजन से है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। एडवर्टीजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे आपको डायरेक्ट फेसबुक में आप कोई वीडियो देख रहे हैं वहीं पे बीच में ऐड आ जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं बीच में ऐड आ जाएगा कि आप बीजेपी को वोट दें या आम आदमी पार्टी को वोट दें या फिर आप कांग्रेस को वोट दें, जिस भी पार्टी को। मतलब तो आप सोचिए ये सब जो एडवर्टीजमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट पे ये सब कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करी जा रही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्ले करने की बात की जाती है, जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात की जाती है, उसे इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आप देखेंगे टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो लगी हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया को मैनेज करें। कई बार सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है अपने हिसाब से, जिससे कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके अपनी तरफ, अपने एक एजेंडा सेट करके। तो ये सारी जो चीज़ें कंस्टिट्यूएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवर करती हैं।
जिससे कि आप देखेंगे कि जो चैलेंजेस हैं, इक्विटेबल सॉल्यूशंस फॉर शेयरिंग रिवर वाटर्स, रेलवे स्टेशन। कई बार आप देखते होंगे कि पार्टी के जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई हम रेलवे स्टेशन बनवा देंगे, आपकी जो इरिगेशन जो सिस्टम है, जो आपको पानी नहीं मिल रहा है वो पानी आपको दिलाएंगे सिंचाई के लिए। ये जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन सदर्न इंडिया में ये पानी का काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है, जिस वजह से काफ़ी बार जो पॉलिटिशियंस हैं इसके थ्रू इन्फ्लुएंस करते हुए नज़र आते हैं जो आम लोग होते हैं उनको। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है सोल्यूशंस आर नॉट ईजी, मतलब सोल्यूशन जो है, तरीका जो है आसान नहीं है, क्योंकि राइट टू फ्री स्पीच, टू पुट वंस मनी इनटू वंस माउथ, फंडामेंटल राइट दैट कैन नॉट बी डिनाइड। तो ये सारी जो चीज़ें एक आप सोचिए कि जो भी ऑपोजिशन है, कई बार जैसे आप सरकार में देखते होंगे कोई भी जो सरकार के खिलाफ बोलता है, क्रिटिक्स जैसे करता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया डॉक्टर कफील का, इतना एक शानदार डॉक्टर, उसने अगर सरकार के खिलाफ एक क्रिटिक्स की बात की, उसकी जो नाकामियां हैं उसकी नाकामियां गिनाई, तो उसके ऊपर आपने एनएसए लगा दिया। आप किसी अच्छे टॉप के जर्नलिस्ट को उठा के देख लीजिए, जो उनको भी ऐसे ही बार बार किया जाता है कि उनको भी परेशान किया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं इनके लिए सरकार को क्रिटिकल होना पड़ेगा और अपनी जो नाकामियां इनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके बाद आप देखेंगे जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज़ हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्रोसेस बाय विच रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, जिस तरीके से चुनाव में इलेक्शन होके आते हैं एमपी एमएलए, कंडक्ट ऑफ देयर डेलिब्रेशन, जो आप एक तरीके से आप देखेंगे जो विचार विमर्श होता है उनका जो बेसिकली जैसे किसी को नामित करना है कि भाई ये कैंडिडेट इस पार्टी से आएगा या ये कैंडिडेट इस जगह से आएगा, वो सब में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पैसा बहुत ज़्यादा बोलता है, क्योंकि पैसे का ही सारा खेल है। सत्ता और पैसा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से जो पॉलिटिक्स है वो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। आप सोचिए एक आम इंसान जो कि सिंपल जॉब करता है, सिंपल बंदा है, बिजनेस करता है, वो बहुत ज़्यादा बार आप नहीं देखेंगे कि पॉलिटिक्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सभी को लगता है कि यार पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, इसमें बहुत करप्शन है, बहुत गंदगी है। और यही रीज़न है कि जब तक एक जो हमारे देश की यूथ है, जो हमारे देश का जो यंग तबका है, वो जब तक नहीं आएगा, वो कीचड़ में घुस के सफाई नहीं करेगा, तब तक आप सोचिए कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो ऐसे ही गंदे लेवल की चलती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एजेंडा सेट करके बात की जाती है। मैं ऐसा नहीं सिर्फ किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरह बात नहीं करता, लेकिन टाइम टू टाइम जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वो ऐसा ही करके चले जाते हैं और इसमें बेवकूफ़ बन जाती है जनता, हम और आप। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम इज नॉट ड्यू टू इक्वालिटी, नॉट ड्यू टू क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर वी आर एजुकेटेड और नॉट, दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और नॉट। सारी गलती मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हीं की है, हमारी भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई एक बड़ा चेहरा है उसी को देख के हम वोट करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, आपकी देश में जो सरकार है वहाँ पे आपको पावर मिलती है कि आप अपने लोकल एरिया का जो भी मतलब आपका एमपी कैंडिडेट हो, एमएलए का कैंडिडेट हो, उसका आप उसको देख के वोट करिए कि वो क्या उसके अंदर क्षमता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके पार्लियामेंट पे या स्टेट लेजिस्लेटिव में, या फिर वो उसके ऊपर क्या करप्शन के चार्जेस है, कैसा आदमी है वो, क्या वो आपका काम छोटा मोटा कोई करता है। तो ये सब चीज़ें आप लोकल लेवल पे अगर आप देखेंगे, सभी लोग ये चीज़ ध्यान दे के चलेंगे कि भाई हम आपको देख के ही वोट देंगे, लोकल बंदे को देख के, और फिर वो आगे चल के वही सब तो सिटीजन जो चीफ मिनिस्टर है वो बनाते हैं, जो एमपी जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही तो मिलके प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, जो एमएलए होते हैं वही तो मिलके चीफ मिनिस्टर को बनाते हैं। तो अगर आप अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो एक मेजॉरिटी होगी, अच्छे लोग भेजेंगे तो अच्छे लोग मिलके अच्छे लोगों को ही चुनेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। बहुत सारी पार्टीज जो है कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू रखती हैं, अपनी अपनी जो है अपनी अपनी सोच के हिसाब से, सबकी अलग अलग सोच होती है कि वो कैसे जनता को टैकल करके चलेंगे, जनता के प्रॉब्लम्स को कैसे इशू करेंगी। सबका अपना पर्टिकुलर जो है एक टास्क होता है, एक एजेंडा होता है, उस हिसाब से काम करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे देर इज़ नो ऑल्टरनेट टू लोकल गुड गवर्नेंस, मतलब कोई भी ऑल्टरनेट नहीं बोला जा रहा है कि लोकल गवर्नेंस का कोई भी प्रॉपर ऑल्टरनेट है। क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर घर की बात घर ही में निपटा दी जाए तो वो बाहर आएगी ही क्यों।
इसी तरीके आप देखिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको नीचे के लेवल पे ही अगर प्रॉब्लम को एड्रेस कर देंगे, जैसे अगर लाइट नहीं आ रही है आपके मोहल्ले में, तो उसमें आप ऐसा नहीं है ना कि आप अपने प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि साहब हमारे देश में हमारे जो गली है उसमें लाइट नहीं आ रही। ये चीज़ तो आपको अपने जो लोकल का सभासद है, प्रधान है, या फिर लोकल का जो एमएलए है उसको आप बोल के वो चीज़ करवा सकते हैं। तो यही चीज़ बोली जा रही कि लोकल्स को प्रॉपरली जो है मैनेज किया जाना चाहिए। लोकल अफेयर्स में उनको डेमोक्रेटिकली जो है सारी चीज़ें करके चलनी चाहिए। लोकल्स क्योंकि सबसे अच्छे से जानते हैं कि कैसे चीज़ों को लेके चला जाए, जो कि हमारे देश में जो भी लोकल इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। उसके बाद आप देखेंगे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि जो लोकल एंटरप्राइजेज़ होते हैं, जो लोकल लेवल की जो बिज़नेस होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो भी उनके इश्यूज़ होते हैं जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद लोकल स्कूल्स, जो हेल्थ फैसिलिटीज़, ये चीज़ एक अच्छी है कि आप लोकल लेवल पे ही देखिए कहाँ पे हेल्थ में फ्लॉज हैं, कहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं है, कहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, कहाँ पे अच्छी नर्सेज नहीं है। अगर लोकल लेवल पे ही आप इन्हें एड्रेस कर देंगे तो फिर आप सोचिए ना, कोई भी आके यहाँ पे इलाज कराएगा, अच्छे से इलाज होगा। वहीं अगर स्कूल्स की आप बात करें, अच्छे स्कूल्स होंगे लोकल लेवल पे तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे। तो ये भी एक फ़ायदा बोला जा रहा है। वन साइज सोल्यूशन से बोला जा रहा है, वन साइज सोल्यूशन डिवाइस्ड बाय एक्सपर्ट्स एट सेंटर कैन नॉट फिट ऑल। मतलब जैसे आप एक साइज़ का एक जूता ले आए अपने घर में, आपके घर में रह रहे हैं 10 लोग, 10 लोग के लिए यही जूता कैसे काम कर सकता है? आपके यहाँ पे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ बूढ़े भी हो सकते हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हो सकती हैं। सबको एक जूता नहीं आ सकता। तो आपको सबके हिसाब से, बच्चों के लिए छोटा जूता, बड़ों के लिए बड़ा जूता, और ये सब जब जब तक ऐसे नहीं करेंगे, आप तक जब तक चीज़ों को उनके हिसाब से रेगुलेट करके नहीं चलेंगे, तब तक आप कैसे बोल सकते हैं कि एक ही जो सोल्यूशन है वो सबके लिए फिट हो जाएगा? यही बोला जा रहा है। लोकल सिस्टम जो है सोल्यूशंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले जा रहे हैं, जैसा मैंने पूरे लेक्चर में अभी आपको बताया। तो ये जो लोकल जो ग्लोबल जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल के इशू हैं, जैसे कोविड-19 हो गया, इनको भी लोकल लेवल पे ही एड्रेस किया जा सकता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि अगर कोविड-19 है, लो आप सोचिए एक प्रधान है, उसका उसके अंडर में एक गांव है। मान लीजिए इस गांव में 100 लोग रहते हैं। अगर आपने देखा कि ये जो यहाँ पे 100 लोगों में 5 लोग के कोरोना हो गया, यहाँ पे इसने एक प्रॉपर हॉस्पिटल जो है उसमें अच्छी सुविधाएं दी और सभी को यहाँ पे ले जाके ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट करवा के घर भेज दिया। तो क्या हुआ कि ये जो पेशेंट्स थे अर्ली डिटेक्ट हुए, अर्ली डिटेक्ट होने के बाद जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाके इनका ट्रीटमेंट किया और जल्दी इनको घर भेज दिया। तो ये जो प्रॉब्लम थी टोटल, ये लोकल लेवल पे ही एड्रेस कर दी गई। अगर यही यहाँ पे मान लीजिए हॉस्पिटल ना होता तो क्या होता, ये केस कॉम्प्लेक्स होते जाते काफ़ी ज़्यादा जब इशू बढ़ जाता, तब जाके ये किसी बड़े हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया जाता। वहाँ पे पहली चीज़ तो ज़्यादा पैसा भी लगता, सरकार का हो या फिर जो उनका प्राइवेट भी पैसा हो, जो भी हो, पैसा भी ज़्यादा लगता, टाइम भी ज़्यादा लगता, और सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करते कि हो सकता है ये बचता या ना बचता, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। तो यही चीज़ कि आप लोकली जितना ज़्यादा इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो एनवायरनमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जो भी कुछ हो, हर प्रॉब्लम को आप लोकली जो है एड्रेस करेंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो इसीलिए इस जो पूरे एडिटोरियल, इसका नाम रखा गया डाउन टू अर्थ गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये था टोटल लेक्चर आज का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।